आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और फाइनली आज हम आ चुके हैं। बच्चे जानना चाह रहे थे कि सर मैं बिजनेस स्टडी में क्या पढूं, कौन कौन से टॉपिक्स कर लूं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, हर चैप्टर में से पढूं, कितना कर लूं। मैंने कहा यार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो बहुत हो गए, अब बारी हो जाती है एक बार कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा वही टॉपिक पढ़ लें ताकि आपका पेपर अच्छे से हो जाए यार। तो प्लीज इस वीडियो को पूरी देखना, ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या बेस्ट फ्रेंड्स हैं विद बेनिफिट्स वाले, उनको इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये वीडियो फिर अगेन जब आपका पेपर होगा 25 को, उसके बाद देखना कि सर इसमें से आया है या नहीं। तो बाय चैप्टर हम करेंगे और प्लस समझेंगे। सिर्फ करने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई की बात कर रहा हूं, समझेंगे भी। यहां पर सबसे जो पहला चैप्टर है अपना वो है मैनेजमेंट, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये चैप्टर आपको इतने अच्छे से आता है कि आप मुझे भी पढ़ा दोगे। तो मैनेजमेंट में आपको पढ़ना क्या है, जिसमें से केस स्टडी आएगी या कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। दो पार्ट में है आपका ये चैप्टर, एक तरीके से देखा जाए तो मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट के फीचर्स अगर आपको मालूम है तो उसी से आप इंपोर्टेंस बना लेंगे। फीचर्स क्या होता है सर, बेसिकली मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट हमारा वो काम है, वो प्रोसेस है जहां पर हम एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि हमारा काम इफेक्टिव तरीके से हो जाए और एफिशिएंट तरीके से हो जाए। इफेक्टिव मींस कंप्लीशन द टास्क ऑन टाइम और एफिशिएंसी मींस मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब मैनेजमेंट के फीचर्स की, मैनेजमेंट हमारी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार करना पड़ता है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, लोगों की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ऑफ वर्क आता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल आता है, मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन आता है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे मैनेजमेंट के फीचर्स का हिस्सा है और इसी को आप इंपोर्टेंस में कर सकते हो। फिर आपको मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आने चाहिए। ऑब्जेक्टिव हमारे 3 टाइप में है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारे वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ आता है। सर्वाइवल मीन जितना पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट किया उतना पैसा आ जाए। प्रॉफिट मतलब जितना पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था उससे ज्यादा पैसा आना। और ग्रोथ का मतलब है बालों की ग्रोथ नहीं, ग्रोथ का मतलब है कि पहले 10 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे अब 20 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, पहले 10 मशीन थी अब 20 मशीन है, पहले 10 गर्लफ्रेंड थी अब सिंगल वालों के लिए नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बाद आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि समाज के लिए हमें कुछ करना है। अरे हमारा समाज, जो समाज रिजल्ट वाले दिन ही हमारे एल लगाएगा, उस समाज के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है। टाइम जॉब निकालनी पड़ती है, उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको सही क्वालिटी का गुड्स आपको प्रोवाइड करना है, ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है ना। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो कंपनी में एम्प्लॉय हमारे काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छा करना हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में है। फिर आपको इसमें पढ़ना है लेवल्स और नेचर। लेवल्स का मतलब है 3 तरह के लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में हमारे सीईओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी लोग आते हैं। इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। जनरल मैनेजर भी टॉप लेवल में आता है। इनके फंक्शंस होते हैं कि सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ के जिम्मेदार ये लोग होते हैं। कंपनी की प्लान्स एंड पॉलिसी ये लोग बनाएंगे। कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी में करंट एसेट्स, फिक्स एसेट लाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। बड़े बड़े लोगों से मिलने की जिम्मेदारी इनकी होती है। फिर मिडिल लेवल, जो ऊपर से प्लान्स एंड पॉलिसीज आ रही हैं वो नीचे वालों तक बताना, रिक्रूटमेंट करना, कोई भी जगह खाली नहीं होना। इनमें कौन कौन होता है, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सभी लोग हमारे मिडिल लेवल में आते हैं। लोअर लेवल और जो सुपरवाइजरी लेवल है उनका काम जो होता है कि आपको अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम करवाना।
ऐसा नहीं कि आप ऑफिस का गेट खोला, ऑफिस में गए और आपने कहा अरे गोबर पड़ा हुआ है, तो वहां बैठ के थोड़ी ना काम करोगे। अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम करवाना हमारा किसका काम है? लोअर लेवल का काम है। फिर आता है नेचर। नेचर का मतलब है कि कोई हमारा कह रहा है कि हमारा मैनेजमेंट साइंस है, कोई कह रहा है आर्ट्स है और कोई कह रहा है प्रोफेशन है। अगर हम उसे देखते हैं तो मैनेजमेंट ना ही आपका प्रॉपर साइंस है, ना ही प्रॉपर आर्ट है और ना ही प्रॉपर प्रोफेशन है, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो उसको मैच करते हैं। जैसे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज सब में है, आर्ट्स में भी है, प्रोफेशन में भी है, साइंस में भी और मैनेजमेंट में भी है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि अगर आपको मैनेजमेंट के बारे में कुछ पढ़ना है, साइंस के बारे में कुछ पढ़ना है, आर्ट्स के बारे में कुछ पढ़ना है, प्रोफेशन के बारे में कुछ पढ़ना है, तो बुक अवेलेबल है ना मेरी जान, मार्केट से बुक खरीदो, उसके बारे में पढ़ सकते हो। आप जब मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो उसके लिए बुक्स अवेलेबल है, तो ये फीचर सब में है। फिर आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी जो साइंस में आता है, मैनेजमेंट में नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट का एक फीचर है जो कहता है डायनामिक, मैनेजमेंट तो चेंज होता रहता है, लेकिन साइंस में जो रूल एक बार बन गया है वो चेंज नहीं होता। आर्ट्स के सारे फीचर उसमें मिलते हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब जैसे मैंने कहा कि लो रसगुल्ला खा लो, तो सब रसगुल्ले जो खाएंगे लोग, उनका रसगुल्ला खाने का जो अंदाज होगा वाला होगा, कोई मुंह फाड़ के खा रहा है तो कोई कुछ और फाड़ के खा रहा है, तो सबका तरीका अलग अलग है। ऐसे ही जितने भी मैनेजर हैं, जितने भी मैनेजमेंट है, उनको मैनेज करने की जो आदत होती है वो सबकी अपनी अपनी डिफरेंट होती है। प्रोफेशन में सिर्फ पहला फीचर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आता है, बाकी सर्विस मोटिव नहीं आएगा, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आएगा। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है जैसे बिग बॉस, ये करना है, ये नहीं करना, घर की संपत्ति को बर्बाद नहीं करना है, ये सारी चीजें। सर्विस मोटिव। प्रोफेशन, जब आप किसी पेशे में आते हो, वकील हो, डॉक्टर हो, सीए हो, टीचर हो, अपनी भी तारीफ कर लेते हैं थोड़ी, तो आप पैसे कमाने के लिए नहीं आए, आप सर्विस देने के लिए आए, है ना, ये मोटिव होता है। ये पढ़ना है आपको मैनेजमेंट वाले चैप्टर में से, मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स और इंपॉर्टेंस जरूर पढ़ लेना, और ये खासकर कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि मान लीजिए आपके शरीर में, आपके पास हाथ है, आपके पास पैर है, मुंह है और भी कुछ है आपके पास, अगर मैं आपके शरीर में से एक ऐसा हिस्सा निकाल लूं जिससे आपका शरीर काम नहीं करे, जैसे कि आपका दिल, ऐसे ही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में एक ऐसी चीज है जो उनको बांध के रखती है, जैसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, CDA, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट वाला चैप्टर में आपको ये चीजें पढ़नी है, आपको बोर्ड एग्जाम में ये चीजें दिखेंगी जरूर। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की ओर, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसमें आपको प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़ने हैं, चाहे वो 14 प्रिंसिपल्स हो या हो आपकी टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? काम को बांट दो। जितने भी हमारे पास कंपनी में एम्प्लॉय हैं, उन सभी को उनकी एबिलिटी के अनुसार, उनकी काबिलियत के अनुसार काम को बांट दो, ताकि हर किसी बर्डन पे, जो बर्डन है वर्कर पे ज्यादा नहीं पड़े और उनमें स्पेशलाइजेशन हो। ठीक है। फिर आपका होता है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या फर्क है? व्हेन यू हैव पावर टू टेक डिसीजन, जब आपको बाबू से नहीं पूछना पड़ रहा कि बाबू खाना खा लूं या नहीं खा लूं, तो वो हमारी क्या है? अथॉरिटी है। आपको डिसीजन लेने की पावर है। और जब आपकी बाबू बोलेगी बेटा खाना खाना है वरना नहीं खाना है, तो वो आपके पास क्या है? सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि व्हेन यू हैव पावर टू टेक डिसीजन, तो वो आपकी अथॉरिटी है। और जब आपके पास डिसीजन लेने की पावर नहीं है, तो वो आपकी क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। रात में कुछ बच्चे बात करते हैं ना फोन पे, ऐसे बात करते हैं कुछ लोग, ये बात अभी आपके बीच में ही है, कोई और सुन नहीं रहा, ये तो है हमारा सेंट्रलाइजेशन। यानी कि जब हमारे कंपनी के टॉप लेवल के जो लोग बात कर रहे हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन चल रही है, वो हमारी सेंट्रलाइजेशन है। और जब वो डिसीजन ले लेंगे तो वो सबको बता देंगे, वो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है। फिर आता है आपका यूनिटी ऑफ ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड। अब ऑर्डर का मतलब वो नहीं कि ऑर्डर देने वाला छोटू एक डोसा बना दिए फटाफट मक्खन मार के, नहीं। ऑर्डर का मतलब है कि कंपनी में जो चीज जहां रखी होनी चाहिए, ऊपर लिखा हुआ है लाइब्रेरी, तो अंदर बुक्स ही तो होंगी ना, तो वो ऑर्डर। अब हम मॉलों में जाते हैं, मॉलों में देखते हैं कि भाई जो भी ऊपर टेम्पलेट लगा हुआ है उसी से रिलेटेड चीजें रखी हुई हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वहां से टी शर्ट आएंगे, हम रेट देखेंगे, अरे 1100 रुपए की, उसे कहीं और छोड़ देंगे। तो ये हमने क्या खराब कर दिया? ऑर्डर खराब कर दिया। तो कंपनी में, बिजनेस में जो चीज जहां होनी चाहिए वो वही हो, ताकि जो एम्प्लॉय को कंफ्यूज ना हो कि आज ये वहां है, कल वहां है, फिर कहां है। कमांड का मतलब है एक को ज्ञान देने वाला एक ही होना चाहिए,
यानी कि एक एम्प्लॉय के ऊपर जो बॉस बैठा हुआ वो एक ही हो, वो एक ही बॉस की सुने। 4 लोगों की सुनेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा किसकी सुननी किसकी नहीं सुननी, है ना। फिर आपका आता है इक्विटी ले सकते हैं, डिसिप्लिन ले सकते हैं, डायरेक्शन ले सकते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट ले सकते हैं, और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और पर्सन ले सकते हैं। अब इक्विटी का मतलब होता है समान, सामान नहीं जो आप समझ रहे हो, समान का मतलब है जितने भी हमारी कंपनी के एम्प्लॉयर्स हैं और उनके अंडर जितने भी एम्प्लॉई हैं वो सभी एम्प्लॉइयों को एक ही तरह से डील करें, जस्टिस के साथ डील करें, प्यार मोहब्बत के साथ डील करें, वो हमारी इक्विटी है। डिसिप्लिन का मतलब है कि जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉय पहली बार मिलते हैं जॉब के लिए तो कुछ एम्प्लॉयर बातें कहता है कि भाई आपको ऐसे काम करना है, इतनी सैलरी मिलेगी, ये यूनिफॉर्म में आना, ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी कंपनी के, और वही बातें वही वादे कुछ एम्प्लॉय करता है एम्प्लॉयर से। तो ये जो वादे हैं वो हमेशा आगे आप याद रखो, अपने कमिटमेंट पर खड़े उतरो, वो होती है हमारी डिसिप्लिन। डायरेक्शन का मतलब है कि जो भी कंपनी के एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके काम करने का जो एफर्ट्स है वो एक ही जगह जाना चाहिए। मान लीजिए मैंने कहा कि बच्चों ये रही जमीन और इसको खोदो, लेकिन एक बच्चा कहीं और खोद रहा है, तो जो वो खोद रहा है उसके खोदने से यहां कोई एफर्ट नहीं पड़ेगा, उसका डायरेक्शन कहां चला गया, गलत चला गया, तो डायरेक्शन आपकी बात आती है। फिर आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कंपनी वो काम करेगी जो कंपनी को फायदा दे, ना कि किसी इंसान को। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूं और कंपनी सामान लेने जा रही है, और जहां से वो सामान लेगी वो मेरी जान पहचान का है, लेकिन वो सामान महंगा दे रहा है, और उसी का बगल वाला जो किसी की जान पहचान का नहीं लेकिन सामान सस्ता दे रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, सस्ता वाला लेगी, भले ही वो मेरी जान पहचान का। यानी कंपनी वो काम करेगी जिससे कंपनी का भला हो, ना कि किसी इंडिविजुअल का। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फिर आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में 10 लोग जॉब के लिए गए, आपने देखा 1 महीने में 8 लोग जॉब से चले गए, उनके नए आ गए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कंपनी में जल्दी से जल्दी लोगों को निकाल दिया जाता है। अब आपको डिमोटिवेशन आएगा कि कहीं मुझे निकाल दिया, तो आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती जाएगी, आपका काम में मन नहीं लगेगा। तो क्या होना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनी में एक प्रॉपर नोटिस पीरियड होना चाहिए, जिससे आप बैठकर ये दिक्कत ना हो कि यार जॉब्स को निकालने से पहले जब भी आप उस बंदे को जॉब से निकालोगे आपको बताना पड़ेगा 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, ताकि वो भी खुलकर काम कर सके। ठीक है। फिर इसमें आपका इनिशिएटिव आता है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको राय देने का हक होना चाहिए, भले आप राय मानो या ना मानो। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे आते हैं टेलर जी के। अब टेलर जी क्या कहते हैं, टेलर जी कहते हैं भाई कि कुछ इन्होंने प्रिंसिपल्स भी दिए हैं और कुछ टेक्निक भी दी है। प्रिंसिपल जैसे कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, किसी एक मतलब जितने भी साइंस में नियम बने हैं वो किसी अंगूठा छाप व्यक्ति ने नहीं बनाए, उस पर काफी एक्सपेरिमेंट हुआ है, प्रैक्टिस हुई, तब बने हैं। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल के कॉपरेट करने से काम नहीं चलने वाला। ठीक है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, एकता भंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कुछ टेक्निक दी है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप दिया है जिसमें 2 डिपार्टमेंट बांध दिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट और ऑपरेशन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट संभालेगा और एक ऑपरेशन, इसमें स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है बेटा आपको। फिर आपका इसमें जो मेथड स्टडी है, मेथड स्टडी यानी कि जब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा स्टेप, कौन सा मेथड होगा जो बेस्ट है। मोशन स्टडी है ताकि हम पता कर पाए कि जब हमारा एम्प्लॉय मूवमेंट कर रहा है तो कोई ऐसा मूवमेंट तो नहीं कर रहा जो बेकार है, वेस्ट है। टाइम स्टडी, एक काम को करने में उसे कितना समय लग रहा है। फैटिग्यू स्टडी, जब आपका एम्प्लॉय रेगुलर इंटरवल में काम करता है बिना रेस्ट लिए तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो थक जाता है, उसे रेस्ट दीजिए, बेचारे को खाना खाने दीजिए, उसके बाद दोबारा आप उसे काम पे लगाइए, वो हमारा फैटिग्यू स्टडी है। तो ये आपको पढ़ना है चैप्टर 2 में से, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड वाला जो चैप्टर है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें से सबसे पहले आपको एनवायरनमेंट के फीचर्स आने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या है, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी बाहर की फोर्सेस जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ऑल द स्पेसिफिक फोर्सेज और जनरल फोर्सेज। स्पेसिफिक फोर्सेज जो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट डालेगी, मेरी कंपनी के कस्टमर, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, और जनरल फोर्सेज जो सब पर इंपैक्ट डाल सकती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट,
आपका सोशल लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें। फिर आपका रिलेटिविटी, किसी चीज की डिमांड इस कंट्री में नहीं है तो इसका मतलब नहीं है दूसरी जगह नहीं हो। अनसर्टेनिटी, इसमें आपको मैं एक बढ़िया चीज बता रहा हूं, शॉर्ट एनालिसिस, ये वो वाली शॉर्ट वाली नहीं है। जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा तो हो सकता है वो चेंज हमारी स्ट्रेंथ है या हमारी वीकनेस है, यानी एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी और टी से थ्रेट। बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप इसको लिखे आएंगे, आपका आंसर बहुत ही सही रहेगा। फिर इसमें जो डायमेंशन है 5, वो डायमेंशन अच्छे से पढ़ने हैं। एक होता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब है, जीडीपी कम है, बेरोजगारी ज्यादा है, लोगों के पास जॉब नहीं है, नेशनल इनकम बेकार है, पर कैपिटा इनकम बेकार है, लोगों की जॉब जा रही है, तो इससे कुछ ना कुछ इंपैक्ट हमारे बिजनेस पर भी पड़ेगा, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फिर होता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट होता है कि जो हम लोग बनाते हैं, दिवाली पर सेल बढ़ा देंगे मिठाइयों की, आपने देखा होगा दिवाली पर जो मिठाइयों की दुकान है वो काफी आगे आ जाती है, जिस हिसाब से वो आगे आ रही हैं आने वाले टाइम में हो सकता है आपके घर तक आ जाएंगी। और ये क्या करती हैं कि हम दिवाली के टाइम में मिठाई ऐसे खाते हैं जैसे हम भूखे नंगे हैं, उसके बाद मिठाई मिलेगी नहीं, तो हम सेल बढ़ा देते हैं उस चीज की। तो ये एनवायरनमेंट है सोशल एनवायरनमेंट जो हम लोग बनाते हैं। अब जैसे गजनी में आपने देखा था, वहां पे उसको चोट लग गई थी तो उसने कटिंग करा ली थी, निशान था, लेकिन वो ट्रेंड बन गया, लोग भी कराने लगे अपने अपने, उन्हें मालूम नहीं भाई उसको तो चोट लगी थी, तुमको चप्पल गुंजू की तरह लग रहे हो, तो वो हमने बना दिया, ट्रेंड बना दिया। फटी जीन्स है, बेचारा पता नहीं चला भिखारी है बेचारा या फैशन चल रहा है ना। तो ये हमारा क्या है, सोशल एनवायरनमेंट जो हम लोग बनाते हैं। फिर आपका आता है लीगल एनवायरनमेंट। जब भी हम कभी कंपनी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई भी फर्म बनाते हैं, काम करते हैं, तो लीगली उसमें बहुत सारे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने पड़ते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं कि 31 मार्च तक जिन बच्चों के आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं है, लिंक करवा लेना बेटा, 31 के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो लीगल एनवायरनमेंट। फिर आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब है वो एनवायरनमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी ने किसी डिसीजन से हमारी कंपनी की, हमारे बिजनेस के लिए अच्छा हो या बुरा हुआ। मान लीजिए हम नेता बन गए और हमने अनाउंस किया कि शहर के जितने भी कुत्ते हैं उन सबके हगने के लिए हम पॉट बनवाएंगे। अब ऐसा डिसीजन से क्या होगा, जो पॉट वाली कंपनी है उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारा एक डिसीजन है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बेचारे कहीं नहीं घूमेंगे, पूछ हिलाते हुए आएंगे और आराम से वेस्टर्न में बैठ के हल्के होंगे। फिर आपका ये आ गया, उसके बाद आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब तकनीक। जब भी लेटेस्ट तकनीक आती है तो आपको भी उसी में ढलना पड़ेगा। मान लीजिए मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेच रहा हूं, सामने वाला लिया है एलईडी, और मैं सोचा अरे यार एलईडी कब आ गई, अब मेरी जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है वो तो मेरे दीवारें मारनी पड़ेगी, सेल नहीं होगी उसकी। तो ये हमारा होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है किसमें से, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में से। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। बात करिए प्लानिंग की, तो प्लानिंग में इसके फीचर्स, इंपोर्टेंस, लिमिटेशंस, प्रोसेस। इंपोर्टेंस आप उसके फीचर से ही बना दोगे। मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट में कुछ फीचर है जो आप सब में यूज कर सकते हो, कंटिन्यूअस, परवेसिव, डायनामिक, फ्लेक्सिबल, इंटेंजिबल। इसके अलावा प्लानिंग के फीचर क्या है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज है, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग है। ये प्लानिंग के फीचर्स है, लेकिन लिमिटेशंस इसके लिए बहुत जरूरी है। प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या है सर, इसके लिमिटेशंस का मतलब है हमारा प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। प्लानिंग का मतलब रिगिडिटी, यानी कि एक बार आपने कोई प्लान बना लिया वो हाल फिलहाल चेंज नहीं हो सकता है। क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। प्लानिंग कौन करते हैं, प्रोफेशनल्स लोग करते हैं, तो वो ज्यादा पैसा लेते हैं, ज्यादा टाइम लगता है। अगर आपने एक जो प्लानिंग करी उससे आपको सक्सेस मिल गई तो जरूरी नहीं है भविष्य में अगर आप वही प्लानिंग करते हो तो आपको सक्सेस मिले, यानी प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। फिर जितने भी फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिव कंट्रोलिंग, सब में जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लानिंग की प्रोसेस है, सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया हमें कहां पर जाना है। फिर हम रास्ता बनाते हैं, डेवलपिंग प्रीमिसेस। फिर हम अल्टरनेटिव लिखते हैं कि किस किस ऑप्शन से हम उसको अचीव कर सकते हैं। फिर सारे अल्टरनेटिव को रख रख के देखते हैं कि सबसे बेस्ट कौन है, यानी इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। फिर उनमें से एक को सिलेक्ट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और फॉलो करते हैं। फिर इसमें टाइप्स ऑफ प्लान है, 8 तरीके के, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, मेथड, रूल, प्रोग्राम, पॉलिसी, बजट। वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लानिंग चैप्टर में।
बात आती है आपकी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में आपको ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। फीचर्स मैंने आपको बताया, उसमें कर सकते हो। प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि काम क्या है और फिर काम को बांट देते हैं। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। डिपार्टमेंट दो तरीके के होते हैं। अगर एक ही कंपनी है और वो एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही है तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट, और एक ही कंपनी और बहुत सारी चीजों में डील कर रही है तो उसको हम कहते हैं डिविजनल डिपार्टमेंट। फिर ड्यूटी असाइन की जाती है और बताया जाता है उसके बाद कि किसको बेटा बनना और कौन पापा बनेगा, यानी कि एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो फंक्शनल डिवीजन इसमें क्लियर है। और फिर इसमें आपका डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर है स्टाफिंग का, उसमें से बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं और उसमें से मटेरियल भी आपका बहुत ज्यादा है। सबसे पहले स्टाफिंग में आपको मालूम होना चाहिए कि सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि जो हमारी कंपनी में पहले से काम कर रहा है, और एक्सटर्नल जो हम बाहर से रिक्रूटमेंट करते हैं। जो पहले से काम कर रहा है उसके लिए या तो प्रमोशन होगा या ट्रांसफर होगा। जो बाहर का बंदा है, जैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी गेट के बाहर लगा देते हैं सीधी भर्ती बिना इंटरव्यू के। आप बड़े जोश में गए और देखा वो जॉब तो सिर्फ पीयून के लिए होती है, क्लर्क के लिए होती है। फिर कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब है कि मैं किसी कंपनी में अपना बायोडाटा भेज आया, भले ही वहां पर वैकेंसी नहीं है, लेकिन जब वैकेंसी निकलेंगी तब मेरे को बुलाया जाएगा, कैजुअल कॉलर्स। या आपने कहीं पर अप्लाई किया, आपका डाटा तो वहां पहुंच गया लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब कंपनी वाले कहेंगे बेटा पहले ही आपने बेइज्जती कराई थी, फिर करा लो बेइज्जती, आ जाओ फटाफट। कैजुअल कॉलर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जहां पे जो लोग होते हैं वो अनस्किल्ड लोगों के टच में रहते हैं, ताकि जब कोई काम आए तो उन्हें लोगों को इकट्ठा कंपनी को ना करना पड़े। कैंपस रिक्रूटमेंट है, आप किसी इस कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहां से फ्रेशर्स को लेके आते हो, किसी हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉय ने रेफरेंस दे दिया, ये सारी चीजें हमारी सोर्सेज है रिक्रूटमेंट की एक्सटर्नल। फिर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है वो आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है कि जो हमें बायोडाटा चाहिए वही है या नहीं। फिर टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर रेफरेंस चेक किया जाता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर जॉब ऑफर दिया जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में दो टाइप है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि जब आप काम को करते करते सीख रहे हो, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है जहां पर हम जिस कंपनी में जाके जिन प्रोडक्ट पर काम करने वाले हैं उसी से मिलती जुलती डमी प्रोडक्ट पर हम बाहर काम कर रहे हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है जैसे कि आप लोग कभी मेडिकल की दुकान पर जाओ, लड़के लोग बहुत बार गए होंगे 10 रुपए खर्च करने के लिए। अब वहां पे आप मेडिकल पर जाओ और देखा होगा वहां पे 3-4 लड़के होते हैं और एक मालिक होता है। तो वो जो 3-4 लड़के हैं वो वहां नौकरी नहीं कर रहे, वो काम सीख रहे हैं। किसी हलवाई की दुकान पर जाओ तो आपको 3-4 एक्स्ट्रा लड़के मिलेंगे। किसी पिंचर की दुकान पर जाओ, इलेक्ट्रिसिटी की दुकान पर जाओ, तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मेथड होता है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। उसके बाद इसमें होता है आर्टिकलशिप, जिसे हम इंटर्नशिप कहते हैं। जैसे आप किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए करो, आप सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, तो आप ट्रेनिंग पर जाते हो जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, आप सीखते भी हो, आपको पैसा भी मिलता है। फिर आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ऑफ द जॉब में क्या होता है कि जिन सॉफ्टवेयर पर आपको काम करना है, जैसे मान लो टैली कंपनी में भी काम करोगे, आपके कंप्यूटर में, घर के कंप्यूटर में आपने टैली का काम किया, सीखा, फिर जाके कंपनी में काम किया, ठीक है ना। तो वो हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है, जिसमें एक स्कूल होता है वेस्टिबुल स्कूल। ऑर्गेनाइजिंग, वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग। डायरेक्टिंग में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसके आपका कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं। 4 बैरियर्स होते हैं, पता है आपको, पर्सनल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स। और कम्युनिकेशन कैसे कैसे फ्लो होती है, मास्लो नीड एनर्जी थ्योरी, लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल्स में क्या क्या आता है, मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन कौन से और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन कौन से हैं। जो पैसों के फॉर्म में मिलेंगे वो फाइनेंशियल, उसके टाइप्स आपको मालूम होना चाहिए, और जो पैसे से नहीं मिलेंगे वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। मास्लो नीड एनर्जी थ्योरी, बैरियर्स, लीडरशिप स्टाइल्स 3 तरह की होती हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और तीसरा होता है फ्री रेल। ऑटोक्रेटिक का मतलब है जहां पे लीडर आपसे नहीं पूछेगा, अपने मर्जी से जो मन में आए वो डिसीजन लेगा। डेमोक्रेटिक जहां पे आपसे पूछेगा फिर डिसीजन लेगा। और फ्री रेल, लेजी फेयर में वो आपसे कह देगा आप संभालो, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
वो आपका इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिंग में। कंट्रोलिंग में इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा खास नहीं पढ़ना है आपको, बस आप उसकी प्रोसेस देख लेना। बेसिकली प्लानिंग और कंट्रोलिंग मिले होते हैं, जो हमने सोचा था प्लानिंग में वैसा हुआ है या नहीं हुआ है वही देखते हैं। वैसा हुआ है, अच्छा हुआ है तो पॉजिटिव डेविएशन, और नहीं हुआ है तो नेगेटिव डेविएशन। तो ये तो था आपका पूरा पार्ट ए का। पार्ट बी की मैं बता दूं आपको, पीछे से स्टार्टिंग करते हैं कंज्यूमर वाले चैप्टर से। तो वहां पे सारे राइट्स अच्छे से पढ़ लेना बेटा। कंज्यूमर को क्या क्या चीजों का ध्यान देना पड़ता है, कैश मेमो वाली बात, बिल लेना चाहिए, कितने का केस होगा तो कहां पर कंप्लेन करेगा, 1 करोड़ से नीचे तो डिस्ट्रिक्ट पर, 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से कम है तो नेशनल, फिर स्टेट सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले चैप्टर में फिलॉसफीज 5 होती हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, सेलिंग, सोसाइटल, ये आपको अच्छे से पढ़नी है। मार्केटिंग के फंक्शंस, मार्केटिंग मिक्स में P4 प्रोडक्ट में ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ब्रांडिंग का मतलब कंपनी का नाम, पैकेजिंग 3 तरीके की होती है, लेबलिंग हम जो उस पर पन्नी वगैरह चिपकाते हैं उसमें नाम वगैरह लिखते हैं, वेट वगैरह। इसके बाद जो प्रमोशन वाला है जिसमें सेल्स प्रमोशन करते हैं, तो उसमें कुछ टाइप्स होती हैं, रिबेट होता है, बाय 1 गेट 1 फ्री होता है, 21% ऑफ होता है, उनको क्या कहते हैं वो आपको पढ़ना है। फाइनेंशियल मार्केट में ज्यादा कुछ बचा नहीं, कोई मोस्टली हट गया है, तो उसमें आपको प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, जहां पे कम समय के लिए पैसा चाहिए तो मनी मार्केट, ज्यादा समय के लिए चाहिए तो कैपिटल मार्केट, और उसमें जो मेन है वो है सेबी। सेबी क्यों आया, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ट्रेडिंग प्रोसीजर्स क्या होता है, डीमेटलाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन, और सेबी के फंक्शन, जो कि 3 पार्ट में है, डेवलपिंग, इंटरमीडिएट। फिर बचता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आपको 3 बड़े डिसीजन दे रखे हैं, पैसा कहां लगाना है, कितना लगाना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा जब ज्यादा आया तो किस किस को बांटना है, डिविडेंड डिसीजन, और पैसा आएगा कहां से, फाइनेंस डिसीजन, उधार आएगा या हम ओनर फंड को लेंगे। इनमें जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो, प्लस इसमें एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपका डेप्ट अपॉन इक्विटी हो सकता है, ईपीएस हो सकता है, ईबीआईटी हो सकता है, आरओआई हो सकता है। उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आरओआई डेप्ट की इंटरेस्ट से ज्यादा है तभी हम डेप्ट ज्यादा लें, क्योंकि ईपीएस ज्यादा मिलेगा। वर्किंग कैपिटल कैसा होता है, अगर हमने सिर्फ करंट एसेट लिया तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी लिया तो नेट वर्किंग कैपिटल। तो फाइनली मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऑलमोस्ट हमने बिजनेस का हर टॉपिक जो आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा कवर किया है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं, समझाए, प्लीज इन टॉपिक्स को देख के जरूर जाइएगा, अपने फ्रेंड से भी कहिएगा और बताइएगा 25 तारीख को आपका पेपर कैसा हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।